नमस्कार दोस्तों, मैं रोज गोमूत्र पीता हूं इसलिए मुझे कोरोना वायरस नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहना है। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूं। आज के दिन देश में मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स देना अंधविश्वास है, तो खुलकर इसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। लेकिन बहादुर मैं आपको तब कहूंगा जब आप ऐसी चीजों का मजाक उड़ा पाते आज से 300 साल पहले, जब देश में मेजॉरिटी लोग ऐसे ही अंधविश्वासों पर और सुपरस्टिशंस पर यकीन करते थे। एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सही मायनों में हिम्मत उठाई ये करने की। 22 मई 1772, आज से एग्जैक्टली 249 ईयर्स पहले इनका जन्म हुआ था। एक ऐसे रेवोल्यूशनरी जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं बात कर रहा हूं राजा राममोहन रॉय की। आइए जानते हैं इनकी विचारधाराओं के बारे में और कैसे इन्होंने देश में एक रेवोल्यूशन लाई। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1757 में। यह वो साल था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को एक जंग में हराया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई इंडिया में। यह वो जमाना था जब इंडिया की सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव थी और ढेर सारे सुपरस्टिशंस और सोशल इवल्स देखने को मिलते थे। एक तो कास्टिज्म था, एक चाइल्ड मैरिज थी, कई केसेस में तो खरीदा जाता था बच्चियों को शादी करवाने के लिए। एक डाउरी की प्रैक्टिस थी। ये तो वैसे ऐसी चीजें हैं जो कि आज के दिन भी हमें कुछ हद तक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पॉलीगैमी थी, जहां पर एक इंसान की मल्टीपल बीवियां हो सकती थी। स्पेसिफिकली बात करें तो एक कुलीन ब्राह्मण की कम्युनिटी में देखने को मिलती थी, जिस कम्युनिटी में राजा राममोहन रॉय का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा सती प्रथा थी, जहां पर एक औरत के हस्बैंड की अगर किसी कारण से डेथ हो जाती थी तो वहां पर उस औरत को ही जिंदा जला दिया जाता था। कहा जाता है कि शुरुआत में यह प्रैक्टिस वॉलंटरी थी, मतलब जो औरत खुद जिंदा जलना चाहती थी वही औरतों को जलाया जाता था। लेकिन बाद में यह प्रैक्टिस मजबूरी बनती चली गई। जब सोसाइटी की तरफ से इतना प्रेशर पड़ा तो वहां पर विडोज को मजबूरी में जिंदा जलना पड़ता था। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, जैसे कि अगर औरत के कुछ यंग बच्चे हैं या फिर वो प्रेग्नेंट हैं तब सती नहीं होती थी उनके साथ। ये सारे सोशल इवल्स धर्म, कल्चर और ट्रेडिशन का नाम लेकर जस्टिफाई किए जाते थे और प्रैक्टिस किए जाते थे। इस चीज को लेकर वैसे शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग भी है स्वदेश पिक्चर से, अगर आपको याद हो तो। जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं तो हम एक ही चीज का आधार लेते हैं, संस्कार, परंपरा। अमेरिका ने अपने बलबूते पर तरक्की की है और उनके अपने संस्कार हैं, अपनी परंपरा है। अब ये कहना कि उनके सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी मान्यताएं खराब है और हमारी महान, ये गलत है। तो जब ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने इस चीज को होते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों इस चीज में इंटरफेयर करना और एक नया मसला खड़ा करना। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो लोग और भी गुस्सा हो जाएंगे, उनके कल्चर के अगेंस्ट जाना हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसे ही चलते रहने देते हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के 1772 में, तब उन्होंने ये चीज क्लियर करी। इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट और दूसरे रिलीजियस मामलों में मोहम्मदन्स के लिए कुरान का कानून माना जाएगा और हिंदूज के लिए शास्त्रों का कानून। इन्हें एंग्लो हिंदू और एंग्लो मुस्लिम लॉस कहा जाता था। अब ब्रिटिश को संस्कृत तो आती नहीं थी, तो वे हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। इसी रीजन से उन्होंने हिंदू पंडितों को अपॉइंट किया ये करने के लिए, और जो भी उन कंजर्वेटिव पंडितों ने कहा उससे ब्रिटिश ने लिया और लॉ बना दिया। तो ऐसी सोशल कंडीशंस में पैदा हुए राजा राममोहन रॉय। इनका जन्म एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन एक गांव के स्कूल से कंप्लीट करी, जिसके बाद इन्हें पटना में एक मदरसे में भेजा गया, जहां पर इन्होंने पर्शियन और अरेबिक भाषाओं की पढ़ाई करी। इन्होंने कुरान पढ़ी, इन्होंने सूफियाना फिलॉसफी पढ़ी और साथ ही साथ ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे अरिस्टोटल के काम भी पढ़े। इनके विचारधाराओं की वजह से इनके अपने खुद के घर पर अपने पापा से लड़ाई हो गई, तो ये घर छोड़कर चले गए हिमालयाज में। तिब्बत पहुंचे, जहां पर इन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई करी। उसके बाद ये बनारस आए, जहां पर इन्होंने संस्कृत पढ़ी और वेद और उपनिषद के बारे में भी पढ़ा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी अलग अलग विचारधाराओं की, लैंग्वेजेस की और फिलॉसफीज की नॉलेज थी इन्हें। 1815 के बाद इन्होंने अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ दी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ये करते थे, और इन्होंने अपना पूरा समय डिवोट किया एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने में। एक फेमिनिस्ट उसे कहा जाता है जो इंसान मानता है कि आदमियों के और औरतों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो इस लॉजिक से देखा जाए तो राजा राममोहन रॉय को पहला फेमिनिस्ट कहा जा सकता है मॉडर्न इंडिया का। इन्होंने कैंपेन करी पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और डाउरी को एंड करने के लिए, और साथ ही साथ लड़कियों की एजुकेशन, औरतों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स और विडोज के लिए रीमैरिज,
इन आइडियाज को भी प्रोपोगेट किया इन्होंने। लेकिन शायद सबसे ज्यादा इन्हें किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है सती को एंड करने के लिए। 1811 की बात है कि राजा राममोहन रॉय के बड़े भाई जगमोहन की डेथ हो जाती है। ये ऑलरेडी अपने भाई की डेथ को लेकर बड़े उदास हैं कि इन्हें एक बड़ा झटका लगता है अपनी भाभी को देखकर। अलक मंजारी उनका नाम है। उन्होंने एक नई साड़ी खरीदी है। क्यों? ताकि वो जिंदा जलने के लिए जा सके। अपने पूरे परिवार में राजा राममोहन रॉय इकलौते इंसान है इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले। बाकी सारे परिवार के लोग, उनके रिलेटिव्स इस चीज को सपोर्ट करने लग रहे हैं। 17 साल की अलक मंजारी को मजबूर किया जाता है सोसाइटी प्रेशर की वजह से कि वो अपने आप को जिंदा जला लें। और जैसे वो जिंदा जल रही थी, आसपास बैठे पंडित और बाकी परिवार के रिलेटिव्स नारे लगा रहे थे, महासती महासती। इस पूरे इंसिडेंट ने एक बहुत ही गहरा इमोशनल इंपैक्ट डाला राममोहन रॉय के ऊपर। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ठान ली कि बस अब वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो सती को बैन नहीं करा देते। लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पर मेजॉरिटी लोग उनके अगेंस्ट थे, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाएं, जिसमें पूरी पब्लिक, पूरी जनता इस चीज में विश्वास करती है, कैसे वो उस चीज के अगेंस्ट बोलें, अपनी आवाज उठाएं। 1814 में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई, मतलब एक कॉन्फ्रेंस जो बड़े करीबी लोगों की हो। ये एक अड्डा था बेसिकली कुछ लोगों के मीट करने का और जहां पर लोग अपने आइडियाज डिस्कस कर सके। इसके एक मेंबर द्वारकानाथ टैगोर भी थे, जो कि ग्रैंडफादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। 1818 में राजा राममोहन रॉय ने एक आर्टिकल लिखा बंगला भाषा में। इस आर्टिकल में इन्होंने दो इमेजिनरी लोगों के बीच एक आर्ग्यूमेंट दिखाई जो सती पर आर्ग्यू कर रहे थे, और दोनों तरफ से इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करी, एक सती के फेवर में, एक सती के अगेंस्ट। जो सती के फेवर में आर्ग्यूमेंट थी उसमें कहा गया कि ये एंशिएंट साधुज इस चीज को सपोर्ट करते हैं, और जो सती के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट थी उसमें भी इन्होंने शास्त्रा से पॉइंट्स लेकर अपना पॉइंट प्रूफ करा। ऑब्वियसली इन्होंने दिखाया कि कैसे जो आर्ग्यूमेंट सती के अगेंस्ट जाती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और वो इंसान वो आर्ग्यूमेंट जीत जाता है। हिस्टोरिकली अगर बात करें, राममोहन रॉय के टाइम से भी पहले कई राजाओं ने सती पर रोक लगाने की कोशिश करी थी, जैसे कि तुगलक, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। इन राजाओं ने लॉज पास किए थे सती पर रोक लगाने के लिए। इसके अलावा डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज ने अपनी इंडियन कॉलोनीज में भी सती को बैन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश ये नहीं कर पाया था, क्योंकि ब्रिटिश को डर था कि ज्यादातर इंडियन सोसाइटी का जो ओपिनियन है वो सती के फेवर में है, इसलिए नहीं हो पाया था। लेकिन राजा राममोहन रॉय ने जब ये आर्टिकल लिखा तो इसने पूरी सोसाइटी को, पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। लोग देखकर हैरान हो गए कि कैसे कोई इतना ओपनली सती के अगेंस्ट बोल रहा है, और वो भी स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल करके, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड कर रहा है, हिस्ट्री पर बेस्ड कर रहा है। इसके बाद 1820 में इन्होंने अपने आर्टिकल का एक सीक्वल भी निकाला। इनके क्रिश्चियन दोस्त विलियम कैरी ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इस पूरे प्रोसेस में, सती के केसेस को हाईलाइट करने में। इन आर्टिकल्स के अलावा जब भी राममोहन रॉय किसी की डेथ की खबर सुनते थे तो वो फौरन शमशान पहुंच जाते थे विडो की जान बचाने के लिए। मतलब फिजिकली जाकर वहां पर कोशिश करते थे जितनी ज्यादा विडोज की जान बचाई जा सके, फैमिलीज को कन्विंस करते थे पर्सनली वहां जाकर। इन सारे एफर्ट्स की बदौलत फाइनली गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया और सती को अबॉलिश कर दिया। लेकिन हमारी कहानियां खत्म नहीं होती है, ये लड़ाई की बस शुरुआत है। इसके रिस्पॉन्स में कुछ कट्टर हिंदुओं ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे लीड किया राधाकांत देव ने। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था धर्म सभा। इन्होंने पिटीशन सबमिट करी कि ये रिपील चाहते हैं इस एक्ट का, ये चाहते हैं कि सती एग्जिस्ट करे, उसे अबॉलिश ना किया जाए। इसी समय राममोहन रॉय रवाना हो गए इंग्लैंड की तरफ, ये इंश्योर करने के लिए कि सती को लेकर जो लॉ बनाया गया है इसे ओवरटर्न ना किया जाए। और ये वही समय था जब मुगल राजा अकबर द टू ने राममोहन रॉय को टाइटल दिया राजा का। इसी रीजन से आज हम इन्हें राजा राममोहन रॉय करके बुलाते हैं। इंग्लैंड में इनका संघर्ष सक्सेसफुल रहा जब 1932 में धर्म सभा की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया प्राइवी काउंसिल के द्वारा और सती को अबॉलिश्ड ही रखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1933 में राजा राममोहन रॉय की डेथ हो जाती है वहीं पर। वैसे ब्रिस्टल में जाएंगे अगर कभी आप, तो वहां पर एक राजा राममोहन रॉय का स्टैचू भी मौजूद है आज के दिन तक। इसके बाद ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने राजा राममोहन रॉय के काम को कंटिन्यू रखा और कैंपेन किया विडो रीमैरिज के लिए। यहां पर भी ये धर्म सभा वाले आ गए और प्रोटेस्ट करने लग गए। इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और 38,000 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर्स भी ले आए ये। लेकिन इन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करनी पड़ी क्योंकि विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। धर्म सभा जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आज के दिन भी देश में एग्जिस्ट करती हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझती हैं। लेकिन आयरनी की बात यह है कि अक्सर इन लोगों ने कभी खुद से धर्म की पढ़ाई करी ही नहीं होती। ठीक, रिलीजन की बात करते हैं। राजा राममोहन रॉय के रिलीजियस व्यूज क्या थे?
आदि शंकराचार्य एक जाने माने फिलोसोफर थे जिन्होंने वेदांत की फिलोसफी प्रोपेगेट करी थी, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इन्होंने फेमसली कहा था अहम ब्रह्मास्मि त्वम च, मतलब मैं हूं ब्रह्म और आप भी हैं ब्रह्म। एक्चुअली में ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने वेदांत की हिंदू प्रिंसिपल्स को रिवाइव किया था। इन्होंने बंगाली कमेंट्रीज लिखी थी कई उपनिषद्स पे और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी करी थी। इसी रीजन की वजह से जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी थी 1828 में, इन्होंने इसे नाम दिया था ब्रह्मो सभा, जिसे बाद में नाम दिया गया ब्रह्मो समाज। इसकी कई प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, यानी लोगों के बीच में कोई कास्ट और रिलीजन का बैरियर ना हो, सब इंसान एक बराबर हैं। स्वामी विवेकानंद भी एक वेदांती थे जो राजा राममोहन रॉय को पसंद करते थे और उन्हीं की तरह ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाते थे। यदि एक बच्चे की बात में तर्क है तो उसे अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए, और यदि ब्रह्म के मुख से भी कुछ अतार्किक निकलता है तो एक तिनके की भांति उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। राजा राममोहन रॉय का मानना था कि आपका फेथ, यानी आप जिस धर्म में विश्वास करते हैं, और आपका रीजन, यानी आपका लॉजिक, दोनों साथ साथ हार्मनी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हर उस बीच में आने वाले इंसान को, मीडिएटर को साइड में धकेलना पड़ेगा। यानी जो धर्म का ठेकेदार आपके और आपके भगवान के बीच में आएगा उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ऐसे में जब भी आप लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो सारे मीनिंगलेस रिचुअल्स को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। राममोहन रॉय का मानना था कि हिंदू धर्म को डिफॉर्म कर दिया है इन अंधविश्वासों ने, और रियलिटी में इन सारे सुपरस्टिशंस का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है। आयरनी की बात यह है दोस्तों, जहां एक तरफ राजा राममोहन रॉय हिंदुइज्म की असली प्रिंसिपल सिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई धर्म के ठेकेदारों ने राजा राममोहन रॉय को एंटी हिंदू डिक्लेयर कर दिया। क्या आप हिंदू विरोधी हैं? हिंदू विरोधी? अरे भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू विरोधी कैसे हो सकता हूँ? अगर आप हिंदू हैं तो बात बात में बाइबल और कुरान का उदाहरण क्यों देते हैं? अरे भाई, मैं वेद और उपनिषद का भी तो उदाहरण देता हूँ। मगर सवाल ये नहीं है, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, मैं सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता हूँ जो सर्वशक्तिमान है और सब पर नजर रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ बुद्धिस्ट लोग इन्हें एंटी बुद्धिज्म भी मानते थे, क्योंकि आवाज उठाते थे बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप के अगेंस्ट। ये कहते थे बुद्धिस्ट लोगों की तुम्हें मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ एक फालतू का रिचुअल है, और इसलिए बुद्धिस्ट लोग भी इन्हें एंटी बुद्धिस्ट कहने लग गए। और ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्रिश्चियन लोग इन्हें एंटी क्रिश्चियन कहते थे। ये इसलिए था क्योंकि राजा राममोहन रॉय एक भगवान में विश्वास रखते थे कि सिर्फ एक गॉड है। ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं। सभी जीवित वस्तुओं में उसी परमात्मा का अस्तित्व है। लेकिन बहुत से क्रिश्चियंस मानते थे ट्रिनिटी में, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो कुछ क्रिश्चियंस को लगता था कि ये व्यूज उनकी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता तो क्रिश्चियंस को ये होती थी कि यूरोपियंस को ये देखकर कि ये एक हिंदुइज्म वाला इंसान हमें क्यों क्रिश्चियनिटी सिखाने लग रहा है, इसलिए भी वो बड़ा जलते थे राजा राममोहन रॉय से। और इसी रीजन से राममोहन रॉय ने हिब्रू और ग्रीक की भाषाएं भी सीख ली। इतनी सारी भाषाएं आती थी इन्हें, ताकि ये बाइबल को पुरानी हिब्रू की भाषा में पढ़ पाए और नए टेस्टामेंट्स भी पढ़ पाए। जिसके बाद इन्होंने अपनी एक फेमस किताब लिखी, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और इस किताब में इन्होंने जीसस की एथिकल टीचिंग्स को, यानी जो मॉरली और स्पिरिचुअली चीजें सिखाई जा रही हैं जीसस के द्वारा, उन चीजों को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया जीसस की मिरेकल वाली कहानियों से। यह किताब इनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई, बहुत से मिशनरीज ने इन्हें क्रिटिसाइज किया इस किताब की वजह से। लेकिन राममोहन रॉय ने अपील किया क्रिश्चियन लोगों को कि इनकी किताब को पॉजिटिव स्पिरिट में लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये यूनिवर्सल टॉलरेशन सिखा रहे थे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे थे। दोस्तों, इंडिया में हमें दो टाइप के लोग बड़े देखने को मिलते हैं। पहले टाइप के लोग वो होते हैं जो कुछ भी वेस्टर्न कंट्रीज से आता है उस पर अंधाधुंध यकीन कर लेते हैं, इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि वेस्ट इज द बेस्ट। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके बिल्कुल उल्टे हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही हैं, जो भी फिलॉसफी, जो भी चीजें, वो सारी अनपेट्रियोटिक चीजें हैं, ये सब पाप हैं, ये सब हम नेशनलिस्ट लोगों को सब मना कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों में से कौन सी साइड सही है यहाँ पर? ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी साइड सही नहीं है। यहाँ पर बीच का रास्ता सही है कि मतलब जो चीजें अच्छी हैं वेस्टर्न कंट्रीज में उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और जो चीजें गलत है उन्हें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। सिंपल सी बात है। राजा राममोहन रॉय ने एग्जैक्टली इसी चीज को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और लोगों को यह समझाने की कोशिश करी।
इन्होंने आइडियाज बताए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आते थे। इन्होंने इंग्लिश एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि अगर लोग इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जिसकी बहुत जरूरत है सीखने की। ओवरऑल देखा जाए तो राजा राममोहन रॉय के सेक्युलर और लिबरल आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजों को बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंप्लीमेंट किया गया, थैंक्स टू बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, जिनका विजन भी सेम था। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन सारी चीज़ों की वजह से और अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करने की वजह से आज के दिन राजा राममोहन रॉय को अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया करके बुलाया जाता है। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम इनकी ज़िंदगी से। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।